आप लोगों को फर्स्ट टर्म का वीडियो हमने लगभग अपलोड कर ही दिया है। 5 सेट का कुछ बाकी है, कुछ क्वेश्चंस को मैं बहुत जल्द उसका भी अपलोड कर दूंगा। बट अभी जो समय का डिमांड है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया, कॉल्स आया कि सर सेम 2 का भी टर्म 2 का भी अगर सॉल्यूशन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ने इसका सॉल्यूशन डाला भी है। तो बच्चों का कहना है कि सर कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो बहुत लंबा आंसर है, वन नंबर का क्वेश्चन बहुत लंबा आंसर आ रहा है। तो इन सभी कंक्लूजन को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि नहीं, चलो टर्म 2 का भी आंसर को हम जरूर बच्चों आईजी स्टडी के माध्यम से बच्चों से रूबरू हूं। तो बच्चों आज ना हम लोग सेक्शन ए को सिर्फ करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पाते, या हम धीरे धीरे क्या करेंगे सारे वीडियोस को ऐड करते हैं। आज हम सेक्शन ए को लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर कल सेक्शन बी को करेंगे, फिर दिन बाद सेक्शन सी को करेंगे, हम सेक्शन सी को भी करेंगे। याद रखिएगा वो लॉन्ग थोड़ा जाएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि 5 मार्क्स का है। तो बच्चों आप सबसे पहले क्या करना है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो सेट रिलीज की है टर्म 2 का, आपको जरूर दिख रहा होगा। ये आप जरूर एक तरह से इसको प्रिंट करवा लें। 2-4 रुपया 10 रुपया देखना नहीं है, इसको प्रिंट करवाने से आपका फायदा क्या होगा। आप इसको जब एक बार रोज देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि बच्चों एग्जाम नजदीक है, समय कम है, काम बहुत ज्यादा करना है। तो समय को, और सबसे बड़ी बात है मेंटल प्रेशर से भी बचना है। तो इसके लिए आपको आइडियाज कहां से मिलेगा, कैसे क्वेश्चंस, कैसे जाने किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चों ये सारी जानकारी आपको ये सेट्स प्रोवाइड करवाएगी। इसीलिए आप इस सेट को सबसे पहले जो डाउनलोड कर ही लिए होंगे, आपके साथ सभी के मोबाइल में होगा, इसका जरूर से जरूर प्रिंट आउट करवा लें। विदाउट प्रिंट आउट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कैसे क्या काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो पूछा हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं, डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या होता है। ठीक है बच्चों, सेट 1 का फिर से हम सारा डिटेल्स आपको दे दे रहे हैं। टर्म 2 का सेट 1, और ये हम सेक्शन ए टच करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से समझिएगा, सेक्शन ए में टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आपको मिलेगा 7, बट आपको जो आंसर देना है वो ओनली 5 का ही देना है, और सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चंस का ही जवाब देना है। बट बच्चों मैं सेक्शन ए का 7 क्वेश्चन का आंसर अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एकदम लिसन केयरफुली, आप अपना हेडफोन जरूर लगा लें, कॉपी कलम लेके बैठे, क्योंकि मैं ना एकदम नोट्स लिखवाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में किस तरह से क्वेश्चंस का आंसर देना है बच्चों आपको इजी स्टडी चैनल के माध्यम से बहुत ही सटीक मिलने वाला है, क्योंकि मैं खुद कॉपी को चेक करता हूं। मैं क्लास 12 के 11th के हर साल कॉपी को चेक करता हूं, इसीलिए हम जो आपको आंसर देने वाले हैं उसको बारीकी से अच्छे तरीके से नोट कॉपी में बनाए, सारे सेट का एक जगह आंसर बनाए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, नंबर 1 का हम आपको क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन जो बोला है इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो आंसर बच्चों एकदम कॉपी कलम लेके बैठ जाइए आप लोग। द सुनना भी है, लिखना भी है, कहीं दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके तो बढ़िया से समझिए। बाय द inductor to the flow of current
to the flow of current is called inductive reactance। फुल स्टॉप। फिर आपको पैरा चेंज करना है। इट इज डिनोटेड बाय XL। ध्यान से समझना है। और एक फॉर्मूला होता है इसका, XL क्या होता है, वेयर XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है L ओमेगा। बच्चों ध्यान से समझना है। और इसका SI यूनिट भी हम आपको साथ साथ में बताने जा रहे हैं। SI यूनिट जो होता है इसका होता है ओम। अब ये समझना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा है आपका 1 मार्क्स का, और आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर सारे स्टेटमेंट को लिखेंगे, बहुत लंबा जाएगा। तो जितना नंबर का क्वेश्चंस पूछेगा, सबसे पहला बात कि उसको आपको उतना ही शब्दों में आंसर देना है, ज्यादा लंबा नहीं करना। ऐसा नहीं कि लंबा कर देने से मार्क्स एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं। आप सटीक आंसर लिखें, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें। तो है क्या ये, द अपोजिट ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, किसी रेसिस्टर जो एक सर्किट है जो क्या कर रहा है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है तो वो क्या करता है, ऑफर्ड करता है, अपोजिट ऑफर्ड करता है फ्लो ऑफ करंट को। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको XL सफिक्स में है रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है L ओमेगा, जिसका यूनिट होता है ओम। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो 1 मार्क्स का है। अब हम आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, इसको ध्यान से समझना है। सेकंड क्वेश्चन बोला है, इधर आप मिटा सकते हैं, आप लोग सब लिख ही लिए होंगे, वीडियो को रोक के जरूर लिख लें अच्छी तरीके से, क्योंकि हम ज्यादा वीडियो को लंबा करेंगे नहीं, शॉर्टकट थोड़ा सा निकालना चाहेंगे। बोला है, सो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ पूछा है, जो बहुत ही आसान है। ग्राफ को आपको ड्रॉ कर देना है, 1 नंबर आपको आराम से मिलेगा। यानी कि पहला ग्राफ बोला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस आपको ना फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। जो बोला है कि इसको ग्राफ पे शो करना है, इसका जो ग्राफ होगा वो कंटीन्यूअस डिक्रीज करेगा कर्व के आकार का। इसका मैथमेटिकल थोड़ा लिख लेना है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/ωc। इसको और अगर हम आगे तोड़ेंगे तो 1/2πν into c। ध्यान से समझना है, that is capacitive reactance is inversely proportional to frequency। मतलब कि देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये डिक्रीज करता हुआ रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल भी हम आपको बताते जा रहे हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि 2πν कहां से आया, तो ओमेगा का फार्मूला होता है 2πν, यहां पे 2πν पुट कर दिए, और ये ऑल आर कांस्टेंट, यहां पे वेरिएबल क्या है, कौन फ्रीक्वेंसी है, इसलिए 2π और c यहां पे कांस्टेंट हो गए, इसलिए xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ν। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हुआ। और थर्ड नंबर जो हम आपको बताने वाले हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आपको आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखना है। 3 नंबर का आंसर ध्यान से समझना है। 1/2 mv²
इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहाँ पे क्या क्या कौन है हम सारा चीज लिखते जा रहे हैं। वेयर पहले ऐसे देखिए, m क्या है तो मास, v क्या है तो वेलोसिटी, h क्या है तो प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट जो सबसे इंपॉर्टेंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हम, जितना क्वेश्चंस पूछा जाए उतना जवाब देना आपको, लिखना है राइट, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और ये लिखने के बाद आपको ये जरूर लिखना है कि यहाँ पे हम किस किस m क्या है, v क्या है, न्यू नॉट क्या है, h क्या है, ये सारी चीजों अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि स्टूडेंट एकदम याद करके अच्छे तरीके से वो आया है और चीज को, कंटेंट को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही आसान है, अभी हम बताएंगे न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम क्वेश्चन नंबर 2 को मिटा रहे हैं और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में स्टेटमेंट दिखाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का स्टेटमेंट आप लोग भी साथ साथ लिखते जाएं। बोला है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ऑफ रेडिएशन required to cause photo emission, photo emission is called threshold, शॉर्ट में T लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में F लिख रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को तुरंत हम आपको अभी बताएं, इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। बस इतना ही लिखना है 1 मार्क्स में, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन 1 मार्क्स में आपको नहीं देना है। यानी फर्स्ट जो बोला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इमिशन। फोटो इमिशन में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ग्राफ भी बना दें, ऐसा नहीं करना है। 1 मार्क्स एकदम सफिशिएंट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो चुका है। अब 5 देखिए, 5 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि डिफरेंस बिटवीन P type and N type semiconductors by drawing energy band diagram। तो N type सेमीकंडक्टर क्या होता है, पहले N type लिखिए, फिर P type सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो P type सेमीकंडक्टर की तरफ लिख लीजिए और दोनों का पहले स्टेटमेंट लिखिए। पहला 1 नंबर स्टेटमेंट, यानी दोनों का डिफरेंस बता दीजिए और फिर क्या कीजिए, एनर्जी बैंड डायग्राम बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। तो एन टाइप देखिए क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एक्सट्रेंसिक, ध्यान से देखिएगा, एक्सट्रेंसिक का स्पेलिंग बच्चे से लिखना है। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर is obtained doping pentavalent impurity, ब्रैकेट में लिखिए फास्फोरस, आर्सेनिक, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इनटू इंट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझना है, पी टाइप को फिर इसका स्टेटमेंट लिखिए। पी टाइप में क्या बोला है, दिस टाइप ऑफ, एकदम सेम लाइन, दिस जो यहां पे लिखे वही यहां लिखना, दिस टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर is obtained by doping trivalent में, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में क्या क्या आता है, ध्यान से समझना है। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एल्यूमिनियम, गैलियम, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, दो ही लिखना, ज्यादा नहीं, इनटू इंट्रिंसिक INTRINSIC इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यहां पे सेमीकंडक्टर थोड़ा अच्छा से लिखना है, सेमीकंडक्टर। अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस हो गया। अब इसका क्या करना है, बैंड, एनर्जी बैंड बना दीजिए। एनर्जी बैंड के साथ देखिए ध्यान से, एक आपको एकदम छोटा सा लेंगे, ज्यादा बड़ा जाना नहीं है। एक को बोलते वैलेंस बैंड, एक को बोलते कंडक्शन बैंड, और ये दोनों के बीच में जो होता है इसको बोलते बैंड गैप, ठीक है। इसको थोड़ा डिजाइन कर देना है। तो चीज को आपको ना बारीकी से समझना है। क्या समझना है, एन टाइप क्या होगा और पी टाइप क्या होगा। तो दिस टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को डॉपिंग करता है, ठीक है। और ये कैसा है, दिस टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डॉपिंग ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, ये ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को डॉप करता है। तो बच्चों ये हुआ आपका वैलेंस बैंड, ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप बोलिए या बैंड गैप भी बोल सकते हैं आप। तो इसको अच्छे से आप पहले 2 मिनट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको फिर अगला जो इसका बैंड गैप का, एनर्जी गैप का जो है आपको हम बताएंगे। अच्छे तरीके से नोट कीजिए इसको। और नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6, आप वीडियो को रोक के भी इसको नोट कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए, पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। अभी सेक्शन ए चल रहा है, सेक्शन बी हम लोग इस वीडियो के बाद बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे। आप लोग आराम से नोट्स बनाइए कॉपी कलम लेके। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, सो वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर पोटेंशियल एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या सेम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यहां पे थोड़ा एडिट कर लीजिए आप क्वेश्चंस में बगल में थोड़ा सा लिख लीजिए कि एट कांस्टेंट और सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको वेरिएशन बताना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर पोटेंशियल एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसे ग्राफ आप समझते जाइए कैसे कैसे ग्राफ इसका बनता है, एकदम बढ़िया से देखना है। ये आपका फोटो करंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नेगेटिव लेना है यहां पे एक तरफ से, और एक यहां से सारे फ्रीक्वेंसीज कलेक्ट होते जाएंगे, और देयर आर 3 डिफरेंट वेज। सबका इंटेंसिटी अलग होगा, फ्रीक्वेंसी सबका सेम होगा, I1, I2, I3, यानी कि I3 ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, मींस जो क्वेश्चन आपको बोला फ्रीक्वेंसी सबका सेम दिखाना है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया फोटो करंट और कलेक्टर प्लेट, यानी कि इसको हम लोग
भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बात और बच्चों, ये जो आप न्यू नॉट देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन या रिटार्डिंग पोटेंशियल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कीजिए। और ये ग्राफ आपका, अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स का आप यूज जरूर करें। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका स्टेट हाइगेन्स प्रिंसिपल, यानी कि आपको जवाब 7 में से 5 ही देना है। अब आपको 5 जो अच्छा लगे वहां सेलेक्ट करना है। बट सेट नंबर 1 में जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उस सब का हम सॉल्यूशन आपको लिख के बता दे रहे हैं अच्छे तरीके से। और इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, बस लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या, ध्यान से समझिए। अकॉर्डिंग, एकदम कलम कॉपी लेके लिखते जाइए। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, कॉमा देना, each point on a wavelength, on a wave front करना, wavelength, wave front is a source of secondary waves which added, जिसमें ऐड होता है, added up to given a wave front at any later time। तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का 1 से लेकर 7 तक का सॉल्यूशन रहा। लास्ट क्वेश्चन था आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स व्हिच ऐड अप टू गिवन अ वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। अब बच्चों देखिए, यहां पे क्वेश्चन तो जनरली पूछता है एग्जाम में 3 नंबर का, और इसका कंडीशन भी पूछा जाता है। तो आपको अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आपको सिर्फ इसका डेफिनेशन लिखना है। ऐसा नहीं कि 1 नंबर में डायग्राम भी बना दिए, ऐसा कंडीशन भी लिख दिए, सब कुछ एकदम व्हाइट पेपर में छाप दिए, तो क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपका टाइम बर्बाद होगा। टाइम आपको बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, और इसके वजह से क्या होगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन में समय कम मिलेगा, प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए एकदम सटीक, जितना शब्दों में बोला जाए उसके अगल बगल में रहने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो आपका टर्म 2 का सेक्शन ए का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। जो भी न्यू सब्सक्राइबर, हम उसका नाम देंगे, जो भी न्यू सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर अपना योगदान, यानी सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आपका जितना भी 12th का ग्रुप है, यानी आपके क्लास के जितने भी कलीग्स हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, उन सभी को ये वीडियो जरूर भेजें, ताकि उनको भी एकदम सटीक आंसर मिले, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर मिले। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।